different treatment modalities for COVID-19. ये जो कोरोना वायरस है, इसके दो अलग अलग बातें। एक तो ये कि ये टाइम के साथ जो बदल रहा होता है। अब ये जो नए वेरिएंट वाली बात आई है, इसका मतलब क्या है? आसान शब्द में ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक गणना चल रही हो 2, 4, 6, 8, 12 की, और वो समय के साथ साथ वो बदल रही हो। बदल ऐसे रही हो कि 2, 4, 6, 8, 12 ना रह करके वो 2, 4, 6, 14 हो जा रहा होता है। तो ताला और चाबी, एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, वो चाबी आप दूसरे वाले ताले में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जो दवाइयां हैं, या उससे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन। जो वैक्सीन अभी फिलहाल उपलब्ध हैं, क्या जो 2, 4, 6, 8 और 12 पे काम कर रही थी, क्या वो 2, 4, 6, 8 और 14 पे काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? और आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। यही इस पूरे सेमिनार का और जो ये वर्कशॉप है, इसके बारे में जानकारी साझा की गई कि किस तरह से नए वेरिएंट जो आ रहे हैं, जो नई गणना आ रही है, उसमें नई दवाइयां, नए उपचार, नए लक्षण और जो नई वैक्सीन है, उसके लिए हम कितने तैयार हैं और हम कैसे जो नए वेरिएंट्स हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है। सो जैसे कि और लोगों ने बताया कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या उसके स्ट्रक्चर हैं, और बाकी जो इलाज है, इलाज से संबंधित कुछ बुनियादी बातें जो है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वायरस है, इसका नाम क्या है? SARS-CoV-2 है। ठीक है। सो कई ऐसे जो हैं उनको अभी लगता है कि उसका नाम कोविड है, उस वायरस का, उसका कोविड नाम नहीं है। ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, उनमें से कुछ लोग क्योंकि डॉक्टर्स हैं और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ हैं, सो उन सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये जो वायरस है, इसका नाम SARS-CoV-2 है और जो बीमारी है उसका नाम COVID-19 है। ठीक है। और ये जो बीमारी है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर के 14 दिन हो सकता है। ये बात अभी आपको थोड़ी फालतू सी लगेगी कि ये बुनियादी बातें बताने की जरूरत ही क्या है, हम सब जानते हैं। लेकिन आने वाले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो बुनियादी बात है वो कितनी ज्यादा अहम बात बनती है कि एक व्यक्ति जो कि संक्रमित है, वो दूसरे व्यक्ति को किस समय और संक्रमण फैला सकता है, और किस तरह से उसके आइसोलेशन, क्योंकि हम बार बार आइसोलेशन की बातें कर रहे होते हैं। जब आप यहां जितने जन बैठे हुए हैं वो आम बाहर जनता के लिए डॉक्टर हैं। जब आप अपने मोहल्ले में लौटते हैं तो आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसके बारे में जो बहुत भी जानकारी है वो बताएं। एक ऐसा समय गुजर चुका है जहां पर कि आप सभी लोग जो इस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनसे उम्मीद की जाती रही है कि आप उससे संबंधित बुनियादी बातें बताएं। सो ये जो आइसोलेशन वाली बात है, ये बेहद जरूरी रही है, क्योंकि हम सभी देखते आए हैं कि जो व्यक्ति संक्रमित भी रहा करता है, वो कभी भी आइसोलेशन में रहना नहीं चाहता है। तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको समझा सकें और बता सकें कि क्यों ये आइसोलेशन जरूरी है और ये आइसोलेशन इस इंक्यूबेशन पीरियड से किस तरह से जुड़ा हुआ है। ये आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। और इसके साथ ही साथ ये जरूरी होगा कि ये फैलता कैसे है। ये फैलता है जब आप छींकते हैं और खांसते हैं और आप उसके लिए सही तरीके से जो प्रिकॉशंस, सही तरीके से बचाव वो नहीं कर रहे होते हैं। जो चीजें हमें स्कूल में सीख लेनी चाहिए थी, वो हमें इस उम्र में आकर के कोरोना ने सिखाया है। हम भूल चुके हैं कि हमें एक हैंकरचीफ, एक रुमाल रखना चाहिए पॉकेट में। अगर हम अभी देखेंगे तो यहां से 10% लोगों के पास भी रुमाल नहीं होगा, क्योंकि हमें रुमाल रखने की आदत ही नहीं रह गई है। किस तरह से छींकना चाहिए कि कोरोना ने सिखाया कि हमें अपनी कोहनियों के ऊपर में छींकनी चाहिए, पर जो बुनियादी चीजें थी जिससे कि और दूसरी भी जो फेफड़े से संक्रमित
बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि टीबी, उसमें भी ये काफी ज्यादा लाभदायक होती। लेकिन इसके विपरीत हम दस्ताने वस्तानों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए, जबकि आखिरी लाइन को देखिए क्या लिखा कि सरफेस ट्रांसमिशन, जो सतह से ट्रांसमिशन वाली बात है, वो आज तक साबित नहीं हो पाई है। बड़े से बड़े लैब में भी ये बात साबित नहीं हुई कि सरफेस ट्रांसमिशन से वैसे टाइप से कोरोना फैल सकता है। लेकिन हम सब्जियों को खूब धो रहे हैं, जैसे कि वो सब्जियों से हमारे पास आ जाएगा, बनिस्बत के कि छींकने और खांसने और भीड़ लगाने में हम पीछे नहीं हटे। तो ये बेहद जरूरी रहा है। इसके साथ ही साथ ये देखने की जरूरत होगी कि क्या वजह रही है कि सबसे ज्यादा ये संक्रमण फेफड़े में हुआ है। क्या वजह हुई है? वजह ये है कि फेफड़ों के ऊपर में एक रिसेप्टर्स हो रहा होता है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, और उसकी सबसे ज्यादा संख्या फेफड़े के ऊपर रहा करती है। ये जो फेफड़े के ऊपर जो इन रिसेप्टर्स होते हैं, ये वायरस के साथ लॉक और की, जैसा मैंने बताया, ताला और चाबी वाला काम कर रहा होता है, और उसी की वजह से सबसे ज्यादा फेफड़े में संक्रमण हो रहा होता है। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो ACE रिसेप्टर्स हैं, ये जहां पर कि और दूसरी जगहों पे जहां पर वायरस ज्यादा संक्रमण फैला सकता है, वो है हमारी आंतें। और इन आंतों के ऊपर में भी जो हमारी आंतें हैं, उनमें भी यही वाली ACE रिसेप्टर्स मौजूद हुआ करता है। और इसीलिए हमने देखा पिछले 2 साल में कि किस तरह से सर्जन जो कि पेट से संबंधित सर्जरी कर रहे होते हैं, उनमें ये संक्रमण ज्यादा पाया गया, बनिस्बत के कि जो गायनेकोलॉजिस्ट जो के नीचे जो पेट से संबंधित बीमारियों को नहीं डील कर रही हैं, जो कि सिजेरियन ऑपरेशन कर रही हैं, उनमें ये संक्रमण नहीं पाया गया। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो आंत में ACE रिसेप्टर्स मौजूद हुआ करते हैं, वो ज्यादा बड़े कोरोना वाले वायरस के संक्रमण का कारण बन रहे होते हैं, बनिस्बत के गायनेकोलॉजिस्ट जो नीचे सिजेरियन सेक्शन कर रहे होते हैं। आप सभी जानते हैं सिजेरियन सेक्शन नीचे इस स्तर पे हो रहा होता है, तो वहां पे ये जो है इसकी जो रिसेप्टर्स होते हैं, इस रिसेप्टर्स, उनकी संख्या काफी कम हो रही होती है। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना के केसेस कितने ज्यादा बढ़ते चले गए, और उसके डेल्टा वायरस की वजह से, जो कि उसका वेरिएंट रहा दूसरी लहर में, उसकी वजह से काफी ज्यादा देश में मृत्यु हुई है। ये बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में और दूसरे लोगों ने काफी ज्यादा जानकारी साझा कर ली है। इसमें जो कि सबसे ज्यादा जरूरी बात रही इसके लक्षण से संबंधित, जो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, वो था बुखार, तेज बुखार। और इस तेज बुखार को समझने के लिए सबसे जरूरी है मलेरिया जैसा बुखार। आप अपने जो भी परिचित हैं उनसे पूछ सकते हैं मलेरिया जैसा बुखार, क्योंकि मलेरिया से हम सभी लोग जो है काफी अच्छे तरीके से जानकारी रखते हैं। यहाँ पर जितने भी जन बैठे होंगे, उनमें 100% लोगों को कभी ना कभी मलेरिया जरूर हुआ है। इसलिए आप अपने जो परिचित हैं, जो मरीज हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा बुखार हो रहा है। तेज बुखार, मलेरिया जैसा बुखार, ये बुखार जो है इसके लिए जरूरी है। और अगर ये 3 दिन से ज्यादा चल रहा है, ये बुखार, तेज बुखार, जो कि आपके पैरासीटामोल की गोली से भी नहीं कम हो रहा है, तो जरूर आप अपने जो भी परिचित हैं उनको मेडिकल कॉलेज और फ्लू ओपीडी आने के लिए बोलिए। क्योंकि अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार चल रहा है, जो कि पैरासीटामोल की गोली से कम नहीं हो रहा हो, तो आप सभी लोगों को ये जरूर जानकारी दें कि घरों पे ना रहें और अपनी बीमारी को बढ़ने से बचाएं। जरूर से जरूर मेडिकल कॉलेज में फ्लू ओपीडी में आकर के दिखलाएं। जैसा कि और मीडिया वाले जो कि फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं और आम जनता भी सुन रही है, उनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि तेज बुखार और अप्रत्याशित तौर पे खांसी, सूखी खांसी और शरीर का टूटना, ये सब बेहद ही कॉमन सिम्टम्स हैं। और इसके साथ साथ और भी कई सारे कॉमन सिम्टम्स रहे, लेकिन तेज बुखार, अप्रत्याशित खांसी और शरीर का टूटना, ये 3 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ बहुत लोगों को ऐसा भी मिला
कि जिसमें कि सूंघने और स्वाद का टेस्ट चला गया है। पर अच्छी बात ये रही कि जिन लोगों में भी सूंघने और स्वाद की शक्ति चली गई थी उनमें संक्रमण ज्यादा तेज नहीं था। इसके विपरीत ऐसा पाया गया कि जिन लोगों में भी डायरिया की समस्या ज्यादा रही उन लोगों में ये संक्रमण ज्यादा रहा। ये बेहद जरूरी है आप सभी लोगों को समझने के लिए ये स्लाइड, क्योंकि जैसा कि अभी ओमिक्रॉन पिछले कुछ महीने भर पहले जो आया हुआ था और इसी सीजन में और दूसरी भी हर साल जो फ्लू वाली बीमारी भी रहा करती है वो भी आई। तो फ्लू की बीमारी और कोरोना की बीमारी, अब जब भी फ्लू वाली बीमारी रहा करती है उसमें भी कुछ ऐसे ही लक्षण हुआ करते हैं जो कोरोना में होते हैं। मरीज घबरा जाता है, आपके परिचित घबरा जाते हैं कि क्या ये फिर से कोरोना हो गया है। तो इन कुछ चीजों पे आप अगर बातें कर लेंगे, जानकारी रखेंगे तो आप बता सकते हैं आसानी से कि ये कोरोना नहीं है, ये फ्लू है। जैसे कि बुखार काफी कॉमन है कोरोना में, लेकिन कॉमन कोल्ड जो हो रहा होता है, सर्दी जुकाम जो सिंपल वाला है उस वाले में ये इतना तेज बुखार नहीं होगा, लेकिन जो फ्लू है उसमें तेज बुखार होगा। सूखी खांसी कोरोना में भी है और फ्लू में भी है, और जो सांस फूलने की परेशानी है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना में ही देखी गई है। एलर्जी की जो समस्या है, ये एलर्जी वाली समस्या भी इसमें सांस फूलने की परेशानी रहती है। जैसे कि हम जानते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की परेशानी, और ब्रोंकियल अस्थमा में भी अप्रत्याशित तौर पे खांसी हो जाया करती है, सांस फूलने की परेशानी होती है, लेकिन बुखार इतना तेज नहीं रहा होता है। सो तेज बुखार, अप्रत्याशित तौर पे खांसी और नाक से पानी नहीं आना। अगर नाक से पानी आ रहा हो तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि उसको कोरोना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मात्र 6% लोगों को ही इतने लंबे समय के रिसर्च के बाद पाया गया है कि उनको नाक से पानी आ रहा था। 94% लोग ऐसे थे जिनको कि नाक से पानी नहीं आ रहा था। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, नाक से पानी आ रहा था या नाक से पानी नहीं आ रहा था। अगर नाक से पानी आ रहा था तो आश्वस्त होने की जरूरत है और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तेज बुखार, अप्रत्याशित खांसी और नाक से पानी नहीं आ रहा है और 3 दिन गुजर चुके हैं तो जरूर से जरूर मेडिकल कॉलेज की फ्लू ओपीडी में आकर के दिखाएं। ये कुछ रिप्रोडक्टिव नंबर्स जिससे ये बात पता की गई कि कितना तेजी से ये संक्रमण फैल रहा होता है, और इसको इस स्लाइड को आसान तरीके से समझने के लिए बता सकता हूं कि अगर एक व्यक्ति जिसको कि संक्रमण है और अगर वो दूसरे लोगों से आसानी से मिल रहा है तो 1 हफ्ते के भीतर वो 59,000 लोगों को संक्रमित कर सकता है। एक व्यक्ति जो कि संक्रमित है और वो आसानी से दूसरे लोगों से मिल रहा हो तो 1 हफ्ते के भीतर वो 59,000 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप इस तरह से मेला ठेला में जा रहे होते हैं तो अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। ये केस फैटेलिटी रेट है कि अगर किसी को संक्रमण हुआ है उसके बाद उसके मरने की जो संभावना है और जो उसकी जो डेथ्स हो रही हैं वो कितनी ज्यादा है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें पाया गया है कि ये संक्रमण ज्यादा घातक हो रहा होता है। जैसा कि देखा गया कि जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जिन लोगों को लंबे समय से सांस की परेशानी है, या जिन लोगों को की ब्लड प्रेशर की बीमारी या कैंसर की बीमारी रही है। कुछ चीजें जिनको की देखने की जरूरत होती है। जांच, आपके पास अगर कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसको कि कोरोना का संक्रमण है, सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए। इस पल्स ऑक्सीमीटर से आप देख सकते हैं कि उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। और जो चीजें देखने की जरूरत है वो है नीलापन पड़ना। नीलापन पड़ना कहां? जो कि उसकी जीभ है और उसके होंठ हैं और उसके पैरों की उंगलियां हैं। अगर इनमें नीलापन पड़ रहा है ये साफ सूचक है इस बात की कि आपका मरीज काफी गंभीर स्थिति में है। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में चल रहा हो कि इतनी ज्यादा जानकारी की आवश्यकता
अब कोरोना जा चुका है, देर से जागा है सरकार और इसने एक संगोष्ठी आयोजित कर दी है, तो जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा कि ये ज्यादा दूर गया नहीं है। उसमें 2, 4, 6 और 12 के बजाय 16 होने की जरूरत है और वो फिर से वापस इसी दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। अब इसके अलावा जो है हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर वर्सेस हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, इसका ये मतलब हो रहा होता है कि क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो सांस की परेशानी बन रही है या कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से ये परेशानी बन रही है। तो ऐसा पाया गया है कि जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कमती है तो थोड़े कमने पे भी नॉर्मली कितना आप अपने जब पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं तो आप देखते हैं 96 से 100 के बीच में आ रहा होता है, परंतु वो 60 से नीचे जब चला जाएगा तभी हमें पता चल रहा होता है कि हमारी सांस फूल रही है। इसके विपरीत जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर उसकी मात्रा 2% भी अगर बढ़ जा रही होती है तो हमारी सांस फूलने लग जाती है। तो दो प्रकार से सांस फूलने की परेशानी बन सकती है, एक शरीर में ऑक्सीजन का कम होना और दूसरा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन की मात्रा जब 60% हो जाती है नॉर्मल के 96 के उपेक्षा तो उसको सांस फूलती है। इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड 2% भी बढ़ जाता है तो उसको सांस फूलने की परेशानी हो जाती है। ऐसा बताने का मकसद ये था कि आपके पास कई बार ऐसे मरीज आते हैं जब कोरोना की लहर चल रही थी तो उनका ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम रही, लेकिन उन्होंने मना किया भर्ती होने से। उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हमारी सांस बिल्कुल सही चल रही है, जबकि पल्स ऑक्सीमीटर पे वो ऑक्सीजन कम बता रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा आभास ही नहीं हो रहा है कि हमें ऑक्सीजन की कमी है या हमारी सांस की परेशानी कुछ बन रही है। सो ये जो बीमारी है इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा होता है शुरू में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ नहीं रहा होता है, इसीलिए कोरोना से जो संक्रमण हो रहा होता है उसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। मरीज खुश है और उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन जो है और कुछ जांचें, जैसे कि आपने देखा आरटीपीसीआर और इसके बारे में और लोगों ने काफी जानकारी दी है। तो किस तरह से चेस्ट एक्सरे दिखता है ये देखने वाली चीज रहेगी। अगर और दूसरे दिन होंगे जब ये कोरोना का संक्रमण नहीं हो रहा होगा तो हम इसे हार्ट से संबंधित बीमारी या टीबी से संबंधित बीमारी मानेंगे, लेकिन ये सब के सब कोरोना से संक्रमित बीमारियों के एक्सरे हैं। ये देख सकते हैं सीटी स्कैन का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ और ये काफी ज्यादा लाभदायक भी रहा कि ये काफी शुरुआती स्टेज में ही बीमारी को पहचानने में और उसके सही इलाज की दिशा देने में। अब ये तीन चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, ये तीनों सीटी स्कैन में पाए जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझा सकता हूं कि ये सीटी स्कैन के जो तीन अलग अलग स्लाइड हैं, ये तीनों सीटी स्कैन के अलग अलग स्टेज जो कोरोना के होते हैं उनमें पाए जाते हैं। पहले के नीचे लिखा है ग्राउंड ग्लास, दूसरे के नीचे लिखा है क्रेजी पेविंग और तीसरे के नीचे लिखा है कंसोलिडेशन। अब ये तीनों चीजों को अलग अलग कैसे हम देख सकते हैं? जब आप घरों में काफी दिन से अगर सफाई किसी जगह ना किए हों और शीशे के ऊपर धूल जमी हुई होती है, दैट इज सेम ग्राउंड ग्लास। उस शीशे के पार आपको जिस तरह से दिख रहा होता है धुंधला सा, यही है ग्राउंड ग्लास। और उस शीशे के ऊपर जो धूल जमी हुई है, अगर हल्का सा पानी का एक ड्रॉप गिर गया, वो बन गया क्रेजी पेविंग। घर पे जाकर के भी कर सकते हैं और आपने पहले किया भी होगा। और किसी बच्चे ने उस पानी के ड्रॉप को डंडे से पकड़ करके ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मिक्स कर दिया, धूल मिलाने में अच्छा लगता है, बन गया वो कंसोलिडेशन। सो धूल की जो जमी हुई शीशे के ऊपर है उसके पार देखने पे जैसा दिखता है बिल्कुल वैसे ही आपका ग्राउंड ग्लास है। पानी का एक ड्रॉप उसके ऊपर गिर गया तो वो बन गया क्रेजी पेविंग। और जब आपने उसको मिला दिया और वो पूरी तरह से ऐसा हो गया कि आपने शीशे के उस पार देख ही नहीं पा रहे हैं, ये बन गया कंसोलिडेशन। काफी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कि जब कोई सीटी स्कैन ऐसे दिखाता हो आप डर जाएं।
ये है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। ये कई सीटी स्कैन और उसके एक ही सीटी स्कैन के अंदर में अलग अलग जो उसके दिख रहे होते हैं। अब ये वो इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं बता रहा था कि किस तरह से इंक्यूबेशन पीरियड मायने रखता है। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड और किस तरह से वो मायने रख रहा होता है कि वो इंफेक्शन होगा। ये दिस इज द पीरियड जहां पर कि वो इंफेक्शन सबसे ज्यादा कराने की संभावना रखता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि वहां -1 लिखा है या 0 लिखा है और इसके इस तरफ में ये वीक्स है, तो लगभग पहले से चौथे दिन के भीतर इसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि ये दूसरे लोगों को संक्रमण फैलाएगा, पहले से लेके चौथे दिन तक। ठीक है, ये हफ्ता है, नीचे जो 0, 1, 2, 3 है ये दिन नहीं है, ये हफ्ता है। ठीक है, तो पहले से लेकर के चौथे दिन में इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। सो यहाँ पर नीचे बाएं साइड में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वायरस की संख्या बढ़ रही है और ऊपर वाले में देख रहे हैं कि एंटीबॉडी शरीर में किस तरह से बढ़ रहा है। जब वायरस सबसे ज्यादा संख्या में थे तब उस समय एंटीबॉडी नहीं था। एंटीबॉडी के लाइन जो है वो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले लाइन में आया है। वो दो प्रकार का एंटीबॉडी है, एक IgM और एक IgG। ठीक है, ये वायरस आप देख सकते हैं कि शरीर में बढ़ रहा है। ये वायरस बढ़ता चला गया, इसकी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ते चली गई पहले से लेकर के चौथे दिन के भीतर में, और इसीलिए ये पहले से चौथे दिन काफी ज्यादा दूसरे लोगों को संक्रमण फैला सकता है। और जो एंटीबॉडी है वो उस पहले हफ्ते के चौथे दिन के बाद से लेकर के जो पहले एंटीबॉडी IgM है वो बढ़ रहा होता है, और IgG वो आप देख सकते हैं कि वो लंबे समय के लिए शरीर में रह रहा है, वो कम नहीं जा रहा है। RT-PCR से संबंधित काफी लोगों ने जानकारी दी, लेकिन उसमें एक बुनियादी बात बस बताने की जरूरत है कि कई बार आपके जो जानने वाले परिचित हैं वो कहते हैं कि हमारा तो रिपोर्ट नेगेटिव आया है और मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मुझे कोरोना नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि जब आप गले से जांच करवाते हैं RT-PCR की, तो मात्र 32% लोगों में ही ये होता है, सिर्फ 32% लोगों में। मतलब 3 अगर पॉजिटिव लोग खड़े हैं और 3 पॉजिटिव लोगों में अगर जांच करोगे RT-PCR की, तो मात्र 1 व्यक्ति ही पॉजिटिव पाया जाएगा, बाकी 2 पॉजिटिव होते हुए भी पॉजिटिव नहीं आएंगे। ये काफी आम परेशानी है लोगों में कि उनको जैसे ही नेगेटिव की रिपोर्ट मिल जाती है वो बाहर तांडव करने निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 63% लोग जबकि नेजल स्वैब नाक से सैंपल लिया जाता है उस समय पॉजिटिव आते हैं। और इसके संग ये देख सकते हैं कि जो कई बार अलग अलग और भी जांचों के लिए एंटीजन टेस्ट भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। एंटीजन टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो किस तरह से होगा। और कुछ जांचें इससे संबंधित जो कि कोरोना से इंपॉर्टेंट हैं, उनमें एक ये प्रोकैल्सिडोनिन है। ये एक जांच है, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये एक जांच है जो कि आपकी काफी मदद करता है ये बात पक्के तौर पे बताने के लिए कि ये व्यक्ति संक्रमित है तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसको कोरोना ही है या कोरोना के साथ साथ इसको कोई और दूसरे प्रकार की भी निमोनिया हो गई है। आप बोलेंगे कि ये बात बताने और समझने की इतनी ज्यादा आवश्यकता ही क्यों है। इस बात को जानना इसलिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि कोरोना अगर किसी को हुआ है तो वो एक प्रकार का वायरस इंफेक्शन है। वहां पर एंटीबायोटिक्स बड़े बड़े प्रकार के 500 से लेकर के 1500 रुपए के एंटीबायोटिक्स, एक एंटीबायोटिक्स तो दिन भर में 3 बार 5000 रुपए के देने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये जांच आपको बता देता है पूरी जिम्मेदारी से कि इसको सिर्फ और सिर्फ अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो वो नेगेटिव आता है, प्रोकैल्सिडोनिन नेगेटिव आता है। और ये जांच बेहद महंगी नहीं है, ये सस्ती जांच है।
जिससे कि काफी पैसा मरीज का बचाया जा सकता है। और ये जांच अगर आप कराते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना से संक्रमित है और इसमें बड़े एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत आपके मरीज के ठीक होने की संभावना और खराब हो जाएगी अगर बड़े एंटीबायोटिक्स आप दे रहे होते हैं। तो प्रोकैल्सिटोनिन कराएं, जिससे कि ये बात पक्के तौर पे पता चल जाएगी कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना से संक्रमित ही है। इसके साथ ही साथ डी डाइमर एक जांच हो रही होती है, जिससे कि ये पता करते हैं कि जो खून के थक्के हैं वो खून के थक्के कितने ज्यादा बन चुके हैं शरीर में, और ये खून के थक्के काफी ज्यादा बड़े कारण बनते हैं मरीज के जान गंवाने की। जैसा कि सीआरपी एक जांच है जो कि काफी ज्यादा लोगों ने करवाया, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक जांच है। इससे बहुत विशेष तौर पे आपके इलाज में बदलाव नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन सीआरपी की जांच काफी संख्या में हुई है। ये कोरोना को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो माइल्ड हैं उनमें 94% से ज्यादा ऑक्सीजन अगर रूम एयर पे है, जो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है जो 1000 रुपए में मिलता है, उससे आप जांच करके देख सकते हैं, तो ये माइल्ड की श्रेणी में आता है। और 90 से 94% के बीच में अगर आ रहा है तो ये मॉडरेट है। और अगर ये 90 से कम है तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है और आपको जल्दी ही अस्पताल की तरफ रुख करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ जो सांस की रफ्तार है, सांस की रफ्तार देखने की जरूरत है। अगर वो 24 से कम है तो विशेष घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 24 से 30 अगर है तो आपको सचेत होना होगा, और 30 से अगर ज्यादा है तो अस्पताल में भर्ती होना ही होगा। ये जो निमोनिया और है या नहीं है, ये सब सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे के आधार पर आधारित है, जिसमें कि और 25% से कम या 25 से 75% या 75 से ज्यादा है। ये अलग अलग जांचों के पैमाने हैं। N/L रेशियो, न्यूट्रोफिल अपन लिम्फोसाइट के रेशियो हैं, सीआरपी है, फेरेटिन है, डी डाइमर है, एलडीएच है और IL-6 है। इस IL-6 के बारे में आने वाली स्लाइड में भी कुछ बातें करने की जरूरत है कि किस तरह से ये गंभीर बीमारी के सूचक हो सकते हैं, ये IL-6, और उसके लिए क्या इलाज करने की जरूरत होती है। जो बुनियादी इलाज है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैरासीटामोल की गोली खांसी के कंट्रोल करने के लिए उसकी एक शीशी, और जिंक, और ये पेंटाप्राजोल वाली गोली। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी है, जो ये 2 दवाइयां, इन 2 दवाइयों ने ही काफी मददगार साबित हुई हैं, और साथ ही साथ ये ही 2 दवाइयां हैं जो कि इतने लंबे समय के इलाज में और विभिन्न प्रकार के जो भी वेरिएंट्स आए उन सभी में ये 2 दवाइयां ही अपनी जगह बरकरार बनाए रखे। एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन उसको कहते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। सो ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इस कोरोना की बीमारी में जो खून के थक्के बन रहे होते हैं धमनियों के अंदर में, उनको घोलने में और उनको रास्ता खोलने में काफी मददगार साबित हुए। और दूसरी जो चीज रही वो स्टीरॉयड रही। स्टीरॉयड 2 प्रकार के, एक डेक्सामेथासोन और दूसरा मिथाइलप्रेडनिसोलोन। इन 2 दवाइयों ने जो कि कोरोना के इलाज में काफी मदद की है। इसके अलावा ऑक्सीजन का सपोर्ट माइल्ड वाली डिजीज में देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा देखने को मिला कि जिनके पास ऑक्सीजन था और उनके पास अगर 95-96 भी ऑक्सीजन की मात्रा आ रही थी, उन्होंने जबरदस्ती ऑक्सीजन लगा करके रखे रहे। सो ये गलत है। 94% से अगर ज्यादा है सैचुरेशन तो उनको ऑक्सीजन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 94% से ज्यादा अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन को बर्बाद मत करिए, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देखने की जरूरत है कि टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 to 96% है मॉडरेट में, और सीवियर वाले केसेस में 90% से ज्यादा। प्रोनिंग जो है ये काफी मददगार साबित हुई है, और ये लंबे समय से आईसीयू के खास करके मरीजों में जहां संक्रमण काफी ज्यादा रहा करता है उसमें काफी मददगार साबित हुई। ये है प्रोन वेंटिलेशन, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं प्रोन वेंटिलेशन। ये है पेट के बल लेटना, ये
पेट के बल लेटने की जो प्रक्रिया हो रही है इसे ही प्रोनिंग कह रहे होते हैं, और ये काफी बेनिफिशियल रहा है, काफी मददगार साबित होता है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में। ये नॉन रीब्रीदर मास्क रहा है, और ये नॉन रीब्रीदर मास्क से 95 से 100% ऑक्सीजन जो है मरीज को देने में सक्षम होता है। अब ये 95 से 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो लिखा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन चला तो ऑक्सीजन तो 100% ही आता है, सो ये ऑक्सीजन क्यों 100% दे रहा है और बाकी लोग क्या 100% ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। जैसे कि यहां से घर अलग अलग तरीके से जाया जा सकता है। कुछ लोग मोपेड लाए होंगे, कुछ साइकिल लाए होंगे, कुछ मोटरसाइकिल लाए होंगे, कुछ बस लाए होंगे। उस मोपेड में 40 लोगों को नहीं बैठाया जा सकता है, उसमें बैठने की ज्यादा से ज्यादा सीट 2 से 3 ही लोगों की है। उसमें 40 लोग बैठ जाएंगे तो वो मोपेड नहीं चलेगा। सो उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन देने का जो तरीका है उस पे निर्भर करता है कि जो ऑक्सीजन आप उस मरीज को दे रहे हैं, उस पाइपलाइन में तो 100% ऑक्सीजन है, लेकिन मरीज को तो 100% ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अब ऐसा बोलने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि जो आप घरों में ऑक्सीजन दे रहे थे या आईसीयू में भी कई बार आप ऑक्सीजन दे रहे होते हैं नेजल कैनुला से। कैनुला सभी ने देखा है, नेजल कैनुला से जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो एक प्रकार का मोपेड है। उस मोपेड पे आप मैक्सिमम 4 लीटर का ऑक्सीजन चला सकते हैं। जो फ्लोमीटर होता है वो सिर्फ 4 लीटर चला सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं 4 लीटर से ज्यादा, तो वो ऑक्सीजन उस मरीज को मिल ही नहीं रहा है, वो सिर्फ ऑक्सीजन बर्बाद हो रहा है। सो वो एक मोपेड की तरह है। उसी प्रकार से ये जो नॉन रीब्रीदर मास्क है ये 15 लीटर ऑक्सीजन दे सकता है, फ्लो जा सकता है। और उस फ्लो में कितने कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का रहेगा? वो 95 से 100%। और जो आपका नेजल कैनुला है वो सिर्फ 24% ऑक्सीजन दे सकता है 1 लीटर पे, और 2 लीटर पे 27%, 3 लीटर पे 31% और 4 लीटर पे 35%। ठीक है? तो ये नेजल कैनुला जो है, ये नेजल कैनुला एक प्रकार से हो रहा होता है ऑक्सीजन देने का तरीका, और नॉन रीब्रीदिंग मास्क जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 95 से 100%। ये है हाई मास्क, ये ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए में मिलता है मार्केट में, सिर्फ 250 रुपए में, और ये काफी अहम रोल प्ले किया है। सो इन सारी बातों को बताने का भी मकसद ये रहा है कि जो बुनियादी चीजें हैं जिनका की काफी ज्यादा दाम नहीं है, उनको आप घरों में भी रख सकते हैं। 250 रुपए की कीमत रखता है, पल्स ऑक्सीमीटर 1000 रुपए की कीमत रखता है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि मार्केट में अवेलेबल है वो 5 लीटर तक दे सकता है। इसके विपरीत कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर पर मिनट भी दे सकता है। मैंने बताया कि 10 लीटर पर मिनट जैसे ही वो दे रहा होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी घट जाता है और वो उतना असरकारक नहीं रहता है। ये है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये ऑक्सी 99 है। ये ऑक्सी 99 का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आप डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं घरों में, उसी प्रकार से ऑक्सीजन आजकल एक पैकेट में भी मिलने लगा है, डिओड्रेंट के डब्बे में भी मिलने लगा है, और इससे आप इमरजेंसी वाली स्थिति में इसको अपने सामने ऐसे ऐसे दबाएंगे तो ये ऑक्सीजन देगा। एक समय था जबकि आप कहते थे कि पानी जो है ये कभी नहीं बिकेगा, और ये पानी बिक रहा है और हम पी रहे हैं इसी बोतल में आजकल। इसीलिए आने वाले समय में आप इस पे हंसिए मत, ये ऑक्सीजन इसी तरह से बिकेगा और आप खरीदेंगे। ये है, इसी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जहां पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है, वहां छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले ऐसा ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। ये साइटोकाइन स्टॉर्म, जैसा मैं कह रहा था कि IL-6 एक ऐसा जांच है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपका मरीज गंभीर स्थिति में जाने वाला है क्या, और ऐसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए ये जो टोक्लुज़ुमैब एक इंजेक्शन है ये काफी मददगार साबित हो रहा होता है। और इसके साथ ही साथ एक नई दवाई जो हम सभी ने कोरोना में नाम सुना, वो है रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर और टोक्लुज़ुमैब जो है
ये नई दवाइयां अपनी जगह बनाने में कामयाब रही और काफी इससे मरीजों में फायदा मिला। ये पीपी से आपने देखे होंगे, अलग अलग सभी लोगों ने पहने होंगे, खास करके पीपी जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उनके लिए है इस तरह का ये पीपी होता है। ये पीपी पहनने का तरीका है। थैंक यू। कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात पोस्ट कोविड कोई पेशेंट है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का सपोर्ट दे रहे हों और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन नहीं कर रहे हों तो उससे क्या फर्क पड़ रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे दो बातें समझने की जरूरत है। एक कि पोस्ट कोविड वाली जो बात रही है, इस बात को समझना होगा कि लंबे समय के गुजर जाने के बाद, कोरोना का जो दूसरी लहर थी वो के जाने के बाद और पहली लहर के जाने के बाद तो काफी समय गुजर चुका है। ये पोस्ट कोविड जैसा शब्द रह नहीं गया, या तो इस पार रहा मरीज या उस पार रहा। मतलब इस पार का मतलब ये है कि लंबे समय तक कोरोना की वजह से अगर संक्रमण गंभीर हुए हों तो मरीज के मर जाने की संभावना जो हुई सो हुई, लेकिन उसके बाद उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के जैसा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मतलब फेफड़े में परमानेंट तौर पे सिकुड़न जैसी चीज नहीं रही है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं आपके लिए। जब किसी को कोरोना हुआ और कोरोना का गंभीर संक्रमण हुआ जिसमें कि उसको आईसीयू में भर्ती होना हुआ और वो 65 दिन से 70 दिन 80 दिन तक अगर रहा और इसके पश्चात लंबे समय में उसको जब देखा गया तो फेफड़े के संक्रमण के बाद ही उसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक बहुत पहले से गंभीर बीमारी मानी गई है जिसका नाम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, और उसके इलाज के लिए निंडाविर और विभिन्न प्रकार की दवाइयां चलाई जाती हैं। इन दवाइयों का कोई रोल इस कोरोना के संक्रमण के बाद के पल्मोनरी फाइब्रोसिस में नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस की जो बीमारी है उसके लिए जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में, वैसी स्थिति कोरोना से संक्रमित जो गंभीर संक्रमण वाले भी मरीज होते हैं उनमें लंबे समय में फेफड़े में परमानेंट सिकुड़न जैसी चीज नहीं हो रही होती है। सो पोस्ट कोविड सिंड्रोम जैसी चीज लंबे समय में नहीं पाई गई है। दूसरी चीज है कि उसके ठीक होने का जो प्रक्रिया है, जब वो आईसीयू से बाहर आता है तो उसके ठीक होने की जो प्रक्रिया है उसको आप अगर देखेंगे तो थोड़ा लंबे समय के लिए हो सकता है कि उसे ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ रही होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ काम नहीं कर रहा होता है। उस मरीज के ठीक होने के लिए जो आईसीयू में लंबे समय में रहा है तो उसके ठीक होने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच। अब ये शब्द होलिस्टिक का मतलब क्या है? होलिस्टिक का मतलब है कि अलग अलग लोग मिल करके उस पे काम करेंगे। जब मरीज आईसीयू में लंबे समय के लिए रहता है तो उसकी मांसपेशियां भी कमजोर पड़ जा रही होती हैं, उसकी अंतड़ियां भी सिकुड़ सी जा रही होती हैं, उसके काफी अलग अलग तंत्र जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके फेफड़े में और ऑक्सीजन की क्षमता ही को मत ठीक करने की प्रयास करिए, इसके साथ ही साथ आपको उसके हर एक और दूसरे तंत्र जिनमें कमजोरी आ गई है उसको ठीक करने की जरूरत होती है। सो इसीलिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि क्या ये ऑक्सीजन के मात्र दे देने से ही वो मरीज ठीक हो पाएगा, तो इसका जवाब अब आप सबके पास होगा कि ऐसा नहीं संभव है। इसके साथ साथ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, मतलब शरीर के और दूसरे भी जो अंग कमजोर पड़ चुके हैं उनको भी मजबूत बनाने की जरूरत होगी, तभी ये ऑक्सीजन कारगर साबित होगा और वो मरीज ठीक हो पाएगा। इसीलिए थोड़े समय के बाद भी, आईसीयू से बाहर आने के बाद भी आपने अगर मरीज को ऑक्सीजन दिया तो भी उसके मर जाने की संभावना ज्यादा रहा करती है। और कोई दूसरा सवाल?
एक मेरा क्वेश्चन है, थैंक यू। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड वेव के लेटर हाफ में हमने देखा था कि जो म्यूकरमाइकोसिस बहुत ज़्यादा फैला था, तो कुछ भी रिसर्च से या हमारी किसी भी स्टडी से ये साबित हुआ है कि ये सिर्फ ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन था या कि इट हैज़ समहाउ रिलेटेड टू द पोस्ट कोविड सिंड्रोम, कि आगे के फ्यूचर में हम जब ट्रीटमेंट मतलब इस सिचुएशन में ना आना पड़े, अगर ट्रीटमेंट है तो उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सके। इसलिए कि आपने बताया था अदरवाइज कि स्टेरॉइड आर वेरी हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट, लेकिन we also know that most probably it is the complication of the treatment due to the corticosteroid. Dr. Aarti, you just have to wait. There is one question from Dr. Shoaib sir. Just have to wait. Okay. जैसा कि डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसके अंतिम दिनों में एक म्यूकोर नाम की बीमारी भी काफी ज्यादा फैल गई थी, तो ये जो म्यूकोर वाली बीमारी फैली थी, क्या ये बीमारी दवाइयों की वजह से फैली थी या किसी और अन्य कारण से भी फैली थी? जहां तक स्टीरॉयड का सवाल उठता है, स्टीरॉयड को हम लोग डबल एज सोर्ड मतलब दोधारी तलवार कहते हैं। दोधारी तलवार का मतलब ही ये हो रहा होता है कि उसका काफी अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बहुत संयम बरतने की जरूरत होती है। जब आप उसका ओवर यूज करने लगेंगे तो क्या होगा कि उसकी वजह से गंभीर परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। जब ये वाली बात स्थापित हो गई कि कोरोना के इलाज में स्टीरॉयड काफी ज्यादा लाभदायक हैं, जैसा मैंने उस पूरे स्लाइड में बताया कि 2 दवाइयां ही इस पूरे लंबे समय में कोरोना में अगर अपनी जगह बना पाए तो एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और दूसरा स्टीरॉयड। स्टीरॉयड जानते होंगे आप सभी लोग, अगर गांव में देखा है डेक्सा नाम से आ रहा होता है या पेटनीसोल के नाम से आ रहा होता है, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब ये बात दूसरी लहर में लोगों तक पहुंच चुकी थी कि डेक्सा इसका इलाज है, तो हर कोई ने अपने आस्तीन उठा लिए और हर कोई तैयार हो गया कि हम भी इस कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान देंगे। और योगदान देंगे तो देंगे ऐसे कि स्टीरॉयड धकम पेल चलाएंगे। तो चलने लगा स्टीरॉयड, और इस स्टीरॉयड के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने काफी निचले स्तर पे चला गया। और ये म्यूकोर की जो बात थी, काले म्यूकोर, सफेद म्यूकोर नाम सुना होगा, तो ये काले म्यूकोर, सफेद म्यूकोर कहीं बाहर से नहीं आते हैं। ये हम सभी लोगों के नाकों के अंदर जो साइनस हैं, सुना होगा बचपन से साइनसाइटिस हो गया, तो जो साइनस हैं उनमें ये मौजूद होते हैं नॉर्मली। लेकिन जब शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी निचले स्तर पे चला गया तो उनको बढ़ने का मौका मिल गया। और इसके साथ ही साथ 2 अलग-अलग और बातें देखी गई, जिनमें शुगर की बीमारी थी उन लोगों में भी ये संक्रमण शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और वहां पर सफेद और काले म्यूकोर के बढ़ने की संभावना बढ़ी। और तीसरी चीज वो था ऑक्सीजन, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन की जगह पे इस्तेमाल किया गया, तो उसके भी प्योरिटी के बारे में कि वो कितना साफ ऑक्सीजन है, ये के बारे में भी काफी रिसर्च हुए, लेकिन वो रिसर्च पूरे प्रकाशित तो नहीं हो पाए। तो ये बात अभी पक्के तौर पे तो नहीं कही जा सकती है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड की वजह से हुआ या सिर्फ और सिर्फ शुगर की वजह से हुआ या ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से हुआ। खैर, डॉक्टर आरती। Thank you very much. What was the function of the thyroid? What sort of thyroid is the what was the function? Can you please repeat the question? था है कि मिथिलीन ब्लू से क्या कोई रोल रहा है इस कोरोना के जंग में? तो इस कोरोना की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल जो है कोरोनिल ने भी अपनाया है। कोरोनिल ने काफी मरीजों को ठीक किया और उतने मरीजों को ठीक किया जितने कि हम ना बचा पाए। सो कोरोनिल एक ऐसी दवाई थी जो बाबा रामदेव के पास थी और उन्होंने 500 रुपए में एक डब्बे बेचे हैं। सो क्या है कि मेडिकल साइंसेज हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे रहा है
ये जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है और हम अपने नॉलेज को आदान प्रदान कर रहे हैं, यही इस एलोपैथी की साइंस को और दूसरे साइंस से भिन्न बनाती है। हम कभी भी अपनी जानकारी को छुपाते नहीं हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग जुड़े और इतने दूर से हमारे बीच डॉक्टर साहब आए हैं जो कि वर्कशॉप देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी जानकारी नहीं छुपाते हैं। इसके विपरीत और दूसरे पद्धति के लोग अपनी जानकारी छुपाते हैं, सही से नहीं बताते हैं कि इस कोरोनिल में क्या छुपा हुआ था जिसने कि कोरोना को ठीक कर लिया। अगर वो बता देते तो हम भी वही इस्तेमाल कर लेते। उसी तरह से मेथिलीन ब्लू और हींग की पुड़िया वाली बात भी आई कि हींग की पुड़िया को बांध करके रखे रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जब तक कि एविडेंस बेस किसी बात को रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है, हम एलोपैथी के साइंस में उस बात को नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से मेथिलीन ब्लू भी जो है ये एक बनी बनाई बात ही रह गई और इसमें कोई भी प्रमाण ऐसे नहीं मिले जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती हो या कोरोना का संक्रमण ठीक होता हो। इसलिए मेथिलीन ब्लू कोई एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट नहीं रहा। और जैसा कि एलोपैथी के साइंस में भी आपने देखा कि हमने समय के साथ साथ लगातार बदलाव किए और अपनी गलतियों को सुधारा। जब हम शुरू में 2020 में कोरोना का संक्रमण था तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोली काफी चली और लोगों ने बात किया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाना है और जम करके HCQS के टैबलेट बिके, हर कोई ब्लैक कर करके खाया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, और बाहर तो निकाल नहीं सकते थे, खा लिए थे। इसी तरह से क्या हुआ कि आइवरमेक्टिन आया और भी बहुत सारे अलग अलग दवाइयां आते रही, डॉक्सीसाइक्लिन आई, लेकिन समय के साथ साथ उस पे जो रिसर्च किए गए उनको पाया गया कि उसमें बहुत लाभकारी नहीं है। यहाँ तक कि ICMR ने तो प्लाज्मा डोनेशन को भी मना किया कि उससे फायदा नहीं है। सो डॉक्टर आरती, फाइनली यही था कि मेथिलीन ब्लू का एविडेंस बेस कोई रिजल्ट्स नहीं रहा और इस वजह से इसको कोई जगह नहीं मिली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Friend and a mentor for me. His untiring work in COVID-19 is known to everybody. Whereas without his many more challenges are we face. Besides his enormous clinical acumen, his liking for academic activity has opened new vistas in BMC Sagar. We hope to migrate more lawyers to academic in BMC Flexible Sagar. सर, हम लोग के साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं और सर को देखते देखते और भी डिपार्टमेंट बहुत सारी पीजी एक्टिविटी चलने लगी। सर का एक स्टेट ऑफ आर्ट क्लिनिक, स्टेट ऑफ आर्ट सेमिनार रूम है जिसमें महीने मंथ में 2 या 3 कोई ना कोई लेक्चरर को बुला के एक्टिविटी करते हैं। तो डेफिनेटली ये सब आज का जितना भी प्रोग्राम है वो उसमें मैक्सिमम जो इसके पिलर है सुमित सर और सदा सर ही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में मंगलवार 22 फरवरी को एक सेमिनार आयोजित किया गया और इस सेमिनार का मुख्य विषय जो कोरोना वायरस से संबंधित अलग अलग वेरिएंट जो अभी तक आ चुके हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन से संबंधित जो अभी नए नए वेरिएंट्स आने की भी संभावना है, इसके बारे में चर्चा की गई। मुख्य तौर पे ये जो अलग अलग वेरिएंट आए और आने की जो संभावना है, इसमें जो दवाई और लक्षण हो सकते हैं और इनके इलाज से संबंधित जानकारी साझा की गई। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात इस संगोष्ठी में की गई वो ये कि नए वेरिएंट जो आ रहे हैं उनमें अभी जो वैक्सीन उपलब्ध हैं, क्या नए वेरिएंट के साथ भी वो असरकारक होंगे? क्या नए वैक्सीन की भी खोज करने की आवश्यकता पड़ सकती है नए वेरिएंट के आने पे? इसके बारे में भी विचार रखे गए। ये सेमिनार के साथ साथ एक वर्कशॉप भी जो है आयोजित किया गया है।
इस सेमिनार में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और टीबी एवं चेस्ट विभाग बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान से इसे आयोजित किया गया। ये सेमिनार डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के आदेश अनुसार किया गया था। ये सेमिनार जिन लोगों ने भी सहभागिता दी है उनको क्रेडिट स्कोर भी मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल दे रहा होता है। और इस सेमिनार में देश और प्रदेश भर के वरिष्ठ चिकित्सक ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टर राठौर साहब और डॉक्टर सरमन सिंह जो कि एम्स भोपाल के एक्स डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही साथ डॉक्टर रोहित सालूजा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर शमीम और डॉक्टर जितेंद्र भार्गव जबलपुर से, इन्होंने जो कि अलग अलग वेरिएंट अभी तक आए उनमें अलग अलग जो प्रकार के लक्षण देखने को मिले उससे संबंधित जानकारी साझा की। डॉक्टर सुमित रावत जो कि बीएमसी के वायरोलॉजी हेड हैं, उन्होंने भी इसके जो सूक्ष्म और प्रैक्टिकल जो इसके इम्प्लीकेशंस हुए हैं नए वेरिएंट को लेकर के, उसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही साथ मैं डॉक्टर तलहा साहब, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक टीबी एवं चेस्ट विभाग का, इसके जो अलग अलग वेरिएंट आए उससे संबंधित जो इलाज रहा और जो नए वेरिएंट आने की संभावना है उससे भी संबंधित जो कि इलाज हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी साझा करी। और हम सब के बीच डॉक्टर अभिषेक व्यास और डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह उपस्थित हैं जो कि एम्स भोपाल से आए हैं। ये वर्कशॉप का संचालन करेंगे और इससे संबंधित कुछ एक बातें वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद। साइंस से, और मैं इम्यूनोलॉजी पे रिसर्च करता हूँ। मैंने नेशन वाइड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल यूएसए में भी वैक्सीन, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन पे काम किया है। तो आज इस वर्कशॉप में मैं कैसे वैक्सीन अपनी बॉडी पे काम करती है और उसके क्या क्या तरीके हैं, वैक्सीन कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हम अपना उद्बोधन करेंगे और अब डॉक्टर अनिरुद्ध अपने बारे में बताएंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह है। मैं नेशन वाइड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में 7 साल काम करने के बाद 2018 में एम्स भोपाल वापस आया। मेरी लैब में हम सीक्वेंसिंग या हम जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विधियों का इस्तेमाल करके जो अलग अलग ये विषाणु जीवाणु हैं उनका अध्ययन करते हैं। आज जो वर्कशॉप है उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो पार्टिसिपेंट है उनको हम ये बता सकें कि जो टेक्नोलॉजी, जिन विधियों के बारे में बात की गई जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग वेरिएंट, उन सबको करने का जो प्रिंसिपल है, कैसे किया जाता है, उस बारे में जानकारी शेयर करेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीख रहे हैं बायोमेडिकल, उनको इससे फ़ायदा मिले और वो समझ सकें कि इन तकनीकों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर तलहा साहब और डॉक्टर सुमित रावत को कि हमें यहाँ पे बुलाया गया एंड इन्होंने बहुत अच्छी संगोष्ठी का आयोजन करवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को उसके लिए। हम लोग सर से उम्मीद रखते हैं कि सर लोग को यहाँ पर आके अच्छा महसूस हो रहा होगा और उनको धन्यवाद भी देते हैं। और हम साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि जो छात्र हैं और जो हमारे बाकी स्टाफ हैं उनके लिए ये जो वर्कशॉप है काफ़ी नया ज्ञान प्रदान करेगी। और सभी मीडिया पर्सन्स का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें समय दिया। इस प्रकार के जो संगोष्ठी है ये समय समय पे मेडिकल कॉलेज में और अन्य जगहों पे होने से ये फायदे होते हैं कि जब इस प्रकार की महामारी चल रही होती है तो नई जो जानकारी होती है, नए जो इलाज होते हैं, नई जो कि रिसर्च होते हैं, उसके बारे में हम आपस में जानकारी साझा करते हैं और अपने मरीजों के लिए बेहतर से बेहतर इलाज कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बात रही है जब टीबी एवं चेस्ट विभाग और माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने इसमें काफ़ी लीड ली है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर ने इस प्रकार के सेमिनार को आयोजित किया है। इससे आने वाले समय में जो कोरोना से संक्रमण
से मरीज आएंगे, उनकी लड़ाई लड़ने में और उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके मरीज को ठीक करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जैसा कि आपने देखा कि वर्कशॉप के संबंध में जीनोम सीक्वेंसिंग ये काफ़ी गंभीर बात है, ये काफ़ी गंभीर विषय है और इसी विषय के आधार पे जो कि नए नए वेरिएंट आ रहे होते हैं, हम बातें आसान तरीके से कर लेते हैं कि अभी डेल्टाक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, आपके लिए एक आसान बात होगी, लेकिन उसके सूक्ष्म स्तर पे उसके बारे में जानकारी रखना और दूसरे और अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी देना ताकि वो भी आगे लीड ले सकें और सागर में भी बेहतर से बेहतर हम सुविधाएं दे सकें। इसके लिए हम डॉक्टर आशीष व्यास और डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह के बेहद आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू।